हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, लिमिटेशंस एंड द ओवरव्यू ऑफ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। एडवांटेजेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके क्या एडवांटेजेस है, हमने जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, फर्स्ट इट हेल्प्स इन द इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह से, असेस टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल रिजल्ट, एनेबल द स्टेक होल्डर्स टू जज हाउ वेल अ कंपनी इज परफॉर्मिंग ओवर टाइम। ठीक है, तो स्पेशली स्टेक होल्डर्स जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ है तो उनको जानना ज़रूरी है कि कंपनी एक्चुअल में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस क्या है, कितना इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो वर्क कर रही है, ऑपरेशनल रिजल्ट उसके क्या आ रहे हैं। ठीक है, like the net profit margin and return on equity help the measure the profitability. Like net profit margin and the return on equity जो रेशियो है वो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने में आपको हेल्प करेगी। फिर असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, जहाँ प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यूजफुल फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, जहाँ पे कोई भी डिसीजन हमने लेना है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो गए या मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ डिसीजन हो गए, या ऑपरेशनल डे टू डे के लिए कुछ डिसीजंस हो गए, या इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, मेक और बाय डिसीजन हो गया कि हमें मशीनरी अभी परचेस करनी है, मेक और बाय करनी है, या फिर लीज पे लेनी है, कोई भी किसी भी तरह के डिसीजंस हमने करने हैं इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टर से रिलेटेड या क्रेडिटर से रिलेटेड। ठीक है, तो वो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। लाइक द इन्वेस्टर यूज EPS, अर्निंग पर शेयर रेशियो, एंड PE रेशियो टू डिसाइड ऑन बाइंग और सेलिंग दी शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स को बाय करना कभी है, कभी सेल करना है, तो वो EPS एंड PE रेशियो से वो फाइंड आउट कर पाएंगे, तो वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। फिर फैसिलिटेट द कंपैरिजन, द एनेबल द इंट्राफर्म कंपैरिजन, मतलब विद द प्रीवियस ईयर, मतलब सेम कंपनी अपने ही जो डेटास है वो प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा के साथ कंपेयर कर रही है। एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, मतलब विद इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर, मतलब कि किसी और कंपनी, इंडस्ट्री या तो किसी के साथ हम फर्म को कंपेयर कर रहे हैं। कॉमन साइज एंड द कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल डेटा फॉर द कंपैरिजन। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने लास्ट टूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने देखा था कॉमन साइज स्टेटमेंट किस तरह से वर्क कर रही है, एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर द कंपैरिजन। Example, like the company compare its gross margin with the competitor to benchmark the performance. ठीक है, तो ग्रॉस मार्जिन हम डिसाइड करेंगे कंपनी किस तरह से कंपेयर करके कॉम्पिटिटर के कि हाँ कि ये इतना मार्जिन तो होना ही चाहिए, इतना तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, तो वो बेंचमार्क के साथ हम कंपेयर करते हैं कॉम्पिटिटर के साथ हमारा कि हमारा परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर से करंटली कितना अच्छा या बुरा है। फिर असिस्ट इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, हिस्टोरिकल डेटा एंड ट्रेंड्स हेल्प द फोरकास्ट फ्यूचर रेवेन्यूज, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड द कैपिटल नीड्स, essential for budgeting and the long term planning, like a consistent upward trend in sales support the planning for the expansion. ठीक है, अगर बिजनेस को बड़ा करना है, एक्सपांड करना है, तो हमें ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे हमारा सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं वहाँ से कि हमें कितना फ्यूचर में रेवेन्यू हो सकता है, कितना कॉस्ट हो सकती है, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सकता है, या तो हमें कितने उन सभी चीज़ों के लिए कितनी कैपिटल की नीड रहेगी। फिर यूजफुल फॉर द क्रेडिट इवेल्यूएशन, जहाँ पे हेल्प द बैंक्स एंड सप्लायर्स असेस द कंपनीज लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी टू डिसाइड ऑन क्रेडिट लिमिट और द लोन्स। ठीक है, कभी कंपनी को लोन लेनी है, ठीक है, तो वहाँ पे बैंक्स एंड सप्लायर्स हमारा जो डेटा बैलेंस शीट वगैरह चेक करते हैं ताकि उनको पता चले कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन या तो सॉल्वेंसी पोजीशन हमारी कैसी है, कि हम कितने टाइम में आपके लोन रिपेमेंट कर पाएंगे। लाइक अ स्ट्रॉन्ग करंट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट द गुड रीपेमेंट कैपेसिटी। ठीक है, रेशियोस वगैरह की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट जब भी रेशियो की बात इन डिटेल आएंगी तब हम समझेंगे। ठीक है, फिर हेल्प द आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस, पिन पॉइंट द एरिया सच एज द कॉस्ट कंट्रोल, कैपिटल एफिशिएंसी और द डेट बर्डन, अलाउइंग द करेक्टिव एक्शंस। लाइक द लो इन्वेंट्री टर्नओवर में इंडिकेट ओवर स्टॉकिंग और इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। ठीक है, कहाँ पे हमें ज़्यादा
मेहनत करने की ज़रूरत है और किस एरिया में हम स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, ठीक है। कॉस्ट को हम कितना कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कैपिटल हमें कितनी टाइम टू टाइम रहती है ज़रूरत, और हमारे पे डेट बर्डन कितना है, वो सब हमें यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। लाइक जो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उससे पता चलेगा कि हमारी जो इन्वेंट्री हो कितने टाइम में हमारी स्टॉक हमारा खाली हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे हमें ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग जैसे कोई इश्यूज़ नहीं रहता, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें हेल्प रहती है। फिर इंक्रीज द फाइनेंशियल अवेयरनेस, जहाँ पे प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स विच एनकरेज द बेटर गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल। फाइनेंशियल अवेयरनेस रहती है जहाँ पे हमें हमारा डेटा जो हमने डिस्क्लोज करे हुए है वो ट्रांसपेरेंट वे में है और हम उसके लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है अगर हमने उसमें कुछ छेड़खानी की है, कुछ अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू किसी चीज़ को दिखाया हुआ है, अपनी एसेट को या लाइबिलिटीज़ को। फाइनेंशियल लिटरेसी स्टेक होल्डर्स को पता चलती है कि हाँ कि एक्चुअल में कंपनी में कितनी चीज़ें डिस्क्लोज करी हुई है, विच एनकरेज द बेटर गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, जिसकी वजह से मतलब चीज़ें इजीली पता चल जाती है, मतलब किसी कहीं पे भी कुछ माल प्रैक्टिसेस नहीं हुई है एंड इंटरनल कंट्रोल में भी हमें फ़ायदा होता है। फिर सपोर्ट द रेगुलेटरी कंप्लाइंस, जहाँ पे असिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर अ कंपनी इज कंप्लाइंग विद लीगल रिक्वायरमेंट्स लाइक द टैक्स लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स, ठीक है, जहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लाइंस जो हमने करने हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स लाइक टैक्स लॉस हमने फाइल करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स को फॉलो करना है, तो वो सब चीज़ें हम अच्छे से कंपनी कर पाएगी, वो इनको असिस्ट करने में और वेरीफाई करने में ईजी रहेगा। इतने सारे फ़ायदों के बाद भी है लिमिटेशंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, लाइक दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द पास्ट परफॉर्मेंस नॉट द करंट मार्केट कंडीशन और द फ्यूचर इवेंट, मतलब वो हम सभी पास्ट परफॉर्मेंस पे ही फ्यूचर के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं। जो इसकी लिमिटेशन आ जाती है जहाँ पे डजंट अकाउंट फॉर द सडन इकोनॉमिक चेंजेस लाइक द इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बशन, ठीक है। तो पास्ट परफॉर्मेंस पे हम वहाँ पे फ्यूचर के लिए मतलब कंडीशंस बना रहे हैं, तो वहाँ पे सडन इकोनॉमी में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। अभी करंटली पास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ गए, तो वो हमारे जो हिस्टोरिकल डेटा है वो अभी के लिए हमें हेल्प नहीं करेंगी। फिर विंडो ड्रेसिंग एंड द मैनिपुलेशन होती है, जहाँ पे कंपनीज में एंगेज इन विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स टू शो द बेटर रिजल्ट, लाइक द डिलेइंग द लाइबिलिटीज़ और इन्फ्लेटिंग रिसीवेबल्स टू इम्प्रूव द बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो कम दिखाएंगे, या तो जो हमारे रिसीवेबल्स है वो ज़्यादा दिखाएंगे, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लगेगा कि मतलब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। विंडो ड्रेसिंग करते हैं जहाँ पे मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स शो होती है कि बेटर रिजल्ट दिखे, ताकि जो इन्वेस्टर्स है या तो लोन हम कहीं से ले रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगे कि हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और हम पे कुछ बर्डन है नहीं। फिर इग्नोर द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स लाइक द फैक्टर्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हो गया, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट ट्रेंड, ब्रांड रेपुटेशन एक्सेट्रा आर नॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो इन टाइप की जो क्वालिटेटिव डेटास है हमारा कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कैसा है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो वहाँ पे कैसा है, आपकी कंपनी है तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉय कितने सालों से आपके लिए लॉयल है, कस्टमर है, वो आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा पसंद करते हैं, उनका फीडबैक कैसा रहता है, मार्केट में ट्रेंड कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट है वो कम या ज़्यादा होता रहता है, या तो आपकी ब्रांड मार्केट में कैसी रेप्यूटेड है नहीं है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होती। लाइक कंपनी में हैव द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बट द पुअर कस्टमर सर्विस और द वीक एम्प्लॉय मॉरल, तो वो कंपनी ऐसी हो सकती है फाइनेंशियल डेटा अच्छे हो लेकिन उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, या तो एम्प्लॉय वहाँ पे खुश नहीं है, तो वो सब यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होती जो होनी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे कंपनी के प्रॉफिट पे अफेक्ट कर सकती है। फिर लैक स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंपनीज लाइक द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लाइक द डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेक द कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज डिफिकल्ट, लाइक द वन कंपनी यूज फीफो एंड अनदर यूज द लीफो, दिस अफेक्ट द प्रॉफिट कंपैरिजन, ठीक है। अगर हमने एक कंपनी को दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है, तो अगर दोनों कंपनी सेम ही मेथड यूज़ नहीं करती अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उनका कंपैरिजन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर स्टेटिंग इन नेचर लाइक द बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम विच मे नॉट रिप्रेजेंट द ऑन गोइंग परफॉर्मेंस, ठीक है। वो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए हमें
डेटा दिखाती है, रेगुलर रिप्रेजेंट ऑनगोइंग परफॉर्मेंस पे वो ध्यान नहीं देती, लाइक द वन टाइम डेटा डजंट शो द ट्रेंड अनलेस स्टडीड ओवर द मल्टीपल पीरियड। ठीक है, फिर मिसलीडिंग इन टाइम्स ऑफ द इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर certainly prepared on the historical cost basis and may not reflect the current market value during the inflation. Like an old building record at the purchase cost may have the significantly higher real market value. ठीक है, हमारे जो हिस्टोरिकल कोस्ट बेसिस क्या बोल रहा है कि हमने अकाउंटिंग जो डेटा है, हमारे जो असेट है उसको हिस्टोरिकल कोस्ट पे दिखाना है, मतलब जब वो परचेस करी गई थी उसी प्राइस पे दिखाना है। ठीक है, तो ओल्ड बिल्डिंग रिकॉर्डेड एट परचेस कोस्ट, बट अभी उसकी प्राइस हायर हो गई है, मतलब बढ़ गई है रियल मार्केट वैल्यू से, तो वो मिसलीडिंग हो सकती है इन्फ्लेशन के लिए। फिर डिपेंडेंट ऑन द अकाउंटिंग एक्यूरेसी, इफ द अकाउंटिंग records are incorrect or the manipulated, the analysis will also be misleading. Like the error or the fraud in bookkeeping affect the accuracy of the financial statement analysis. अगर हमने रिकॉर्ड ही गलत करा है या तो मिसलीडिंग करा है तो उसके रिजल्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भी एक्यूरेट नहीं आएगा। फिर रिक्वायर द एक्सपर्ट नॉलेज, मतलब नॉट एवरीवन कैन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेटली, इट रिक्वायर अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्री नॉलेज। ठीक है, कि लाइक द मिस इंटरप्रिटेशन कैन लीड टू द रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज हमें चाहिए रहेगी, अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल डेटा के बारे में एंड इंडस्ट्री नॉलेज अपने होनी चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपरली रीड आउट कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। फिर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ पे 4 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसमें हम आज फर्स्ट देखने वाले हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि द बैलेंस शीट प्रोवाइड द स्नैपशॉट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम, मतलब वो 31 मार्च 2025 की एग्जैक्ट डेटा हमें बताएगा कि उस टाइम पे कंपनी के पास कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटीज है। इट शोज दैट व्हाट अ कंपनी ओज, मतलब कितनी असेट है, एंड ओज दी लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी, कि उसके पास कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटी है ना, कितने ओनर्स कैपिटल है, वो शो होगी उस पर्टिकुलर डेट पे। इसका स्ट्रक्चर होता है असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, जिसमें असेट में करंट एंड नॉन करंट आइटम्स इंक्लूड होती है। करंट में कैश हो गया, रिसीवेबल्स हो गई, इन्वेंट्री हो गई, एंड नॉन करंट आइटम्स में पीपी है, इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट, ये इन्वेस्टमेंट है, इंटेंजिबल असेट है, तो ये सब आइटम्स आ जाएंगी अपनी असेट में। लाइबिलिटी में आ जाएंगी करंट एंड नॉन करंट आइटम, जिसपे पेबल एंड जो करंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है एंड नॉन करंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। और अपने इक्विटी में आ जाएगी कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व्स, जहाँ पे ये पीपी है ना, तो ये आप याद रखनी है, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, अनइंटेंजिबल एसेट, इक्विटी में आ जाएगी कैपिटल, रिटेन अर्निंग जो कंपनी ने एज ए डिविडेंड नहीं दिया है और अपने पास ही वो प्रॉफिट अपने पास ही रख दिया है फॉर द री इन्वेस्टमेंट, एंड रिजर्व्स आ जाएंगे। फिर इसमें किस तरह से बैलेंस शीट यूज़ होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, जहाँ पे शो करती है लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, विच हेल्प द कैलकुलेट रेशियोज लाइक द कैपिटल रेशियो, डेट टू इक्विटी एंड रिटर्न टू इक्विटी रेशियोज के बारे में हम इन डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ हमें पता चलती है उस पर्टिकुलर डेट की। फिर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द कंपनीज नेट वर्थ, ठीक है, कि एक्चुअल में कंपनी के पास कितनी नेट वर्थ है वो वहाँ से हमें पता चलती है। फिर असिस्ट इन बोरोइंग एंड लैंडिंग डिसीजंस, ठीक है, एंड द लिमिटेशन इसकी क्या है, स्टैटिक है, ओनली द पॉइंट इन ए टाइम दिखा रही है, मतलब उस डेट पे ही कौन सी असेट लाइन लायबिलिटी उसके पास है, कितनी बोरोइंग है, और ये सब चीज़ें वहाँ पे शो होगी। फिर बुक वैल्यू में डिफर फ्रॉम द मार्केट वैल्यू से वो बुक वैल्यू अलग हो सकती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं इसकी वजह से। फिर डजंट रिफ्लेक्ट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स लाइक द लीज, कंटिजेंसीज, ये सब वहाँ पे शो नहीं होती, तो ये भी चीज़ें एडवांटेज या लिमिटेशन में आपको याद रखनी है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब कहाँ से फंड आ रहा है, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, मतलब हमने कहाँ इन्वेस्ट उसको करा है, ठीक है, उस फंड को इन दी फंड।
लाइक शेयर होल्डर्स फंड हो गया, जिसमें कैपिटल रिजर्व सरप्लस लॉन्ग, फिर शेयर होल्डर फंड, फिर लोन फंड, सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन्स आ जाएगी। फिर एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, फिक्स एसेट परचेस करने में या फिर इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है। तो ये हमने याद रखनी है, जहाँ पे लेस करेंगे करंट लायबिलिटी को और नेट करंट एसेट को। इससे हमें क्या मिलेगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू एक्सटेंड नॉट राइटिंग और द एडजस्टेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट में हमें मिलेगा, जिसका हम टोटल हम करेंगे। फिर सोर्स ऑफ द फंड, जिसमें जो सोर्स ऑफ फंड जिसमें क्या इंक्लूडिंग है, लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। दिस सेक्शन एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर द बिजनेस हैज ऑब्टेन इट्स मनी लाइक कैपिटल और द फंड, ठीक है, कहाँ से आएगा वो। एंड दिस आर द लाइबिलिटी एंड ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दैट फाइनेंस दी एसेट, ठीक है। सोर्स आ रहा है वो हम क्या हो रही है, और जो शेयर होल्डर्स है उनको हमने वापस से देना है, इसलिए कंपनी की या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने आ रही लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब ओनर्स इक्विटी। दिस आर द इंटरनल सोर्स ऑफ द फंड, तो ये भी आपको याद रखना है एमसीक्यू पर्पज़ के लिए। ऑन द फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर और द जनरेटेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ। शेयर कैपिटल में मनी राइज बाय द इशूइंग शेयर, मतलब शेयर इशू करके इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर्स पैसे रेज करते हैं, जहाँ पे 10 लाख फ्रॉम द इक्विटी शेयर। फिर रिजर्व एंड सरप्लस भी है, जहाँ पे रिटेन अर्निंग और द प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। तो रिटेन अर्निंग ये हो जाएगी जो हमने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है अपना प्रॉफिट। अदर रिजर्व्स लाइक द कैपिटल रिजर्व, जो हमारे कंपनी के कोई ऐसी मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमने बचाया हुआ है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो गया, रिवोल्यूशनरी रिजर्व हो गए, तो ये सब रिजर्व्स यहाँ पे शो होंगे। फिर रिटेन अर्निंग वही एक्यूमुलेटेड नेट प्रॉफिट इन री इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस। फिर रिटेन अर्निंग में यही आ जाएगा, जो भी नेट प्रॉफिट हमारा इकट्ठा हुआ है उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लाइक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दिस आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द फंड बोरो फॉर द लॉन्ग टर्म यूज मोर देन दी 12 मंथ। मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी जो 12 मंथ से ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है, जैसे कि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, जिसमें फंड राइज फ्रॉम द पब्लिक और द इंस्टीट्यूशन रीपेबल आफ्टर सेवरल ईयर्स। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाएंगी जो बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, जो हमने बैंक से उधार लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, लाइक द टर्म लोन्स एंड द मॉर्गेजेस। एंड डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी यहाँ पे आ जाएगी। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मतलब मे और मे नॉट हैपन, ठीक है। मतलब ये लाइबिलिटी हमें क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लाइक के कोई कंपनी पे कोई लीगल केस चालू है, ठीक है, तो अगर वो जीत जाते हैं तो उन पे वो लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर वो हार जा रहे हैं तो उनको इतना कंपनसेशन तरीके से पैसे देने होंगे, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होगी, वो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में आ जाएगी। मतलब टैक्स वाली बात है यहाँ पे, टैक्स डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फिर करंट लाइबिलिटीज, जहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन द बिजनेस हैज़ टू पे विद इन द 12 मंथ्स। शॉर्ट टर्म में वही हो जाएगा, 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है बिजनेस को पे करना है। फिर इसमें ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे क्रेडिटर्स के लिए, अमाउंट ओन टू द सप्लायर। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे आ जाएंगी लाइक द ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस एंड टैक्स पेबल्स भी करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे। मतलब टोटल सोर्स ऑफ द फंड इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो ये एक फॉर्मूला हमने याद रखना है, टोटल सोर्स ऑफ द फंड इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब कि हाउ द फंड हैव टू बी यूज्ड और द इन्वेस्ट इन द बिजनेस। इट इंक्लूड ऑल असेट ऑन बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस के पास जितनी भी असेट है वो सब इसमें आ जाएंगी। जहाँ पे नॉन करंट असेट लाइक द फिक्स असेट, जो लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं असेट का, नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश। जहाँ पे टेंजिबल असेट लाइक द लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल आ जाएंगी। इनटेंजिबल में गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर आ जाएगा। फिर कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस CWIP, असेट अंडर द कंस्ट्रक्शन भी आ जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट लाइक द फंड इन्वेस्टिंग इन अनदर कंपनीज और असेट फॉर द लॉन्ग टर्म गेन, लाइक द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइनस द इंक्लूड हो जाएगा इसमें शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड एंड सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स। तो ये भी याद रखना, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स आ जाएगी, सब्सिडरीज आ जाएंगी एंड जॉइंट वेंचर्स आ जाएंगे। फिर करंट एसेट लाइक द असेट एक्सपेक्टेड टू कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर जो असेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे करंट एसेट। लाइक द इन्वेंट्री, स्टॉक्स हो गए, जिसमें रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स आ जाएंगे।
फिर ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर्स है, जहाँ पे मनी ओन बाय द कस्टमर एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश और कैश के जैसा, जैसे बैंक बैलेंस है, पेटी कैश है हमारे पास, वो सब। ठीक है, जैसे हम मतलब छोटे मोटे परचूरण खर्च के लिए हम अपने पास रखते हैं, चाय पानी का खर्चा, वो सब। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आ जाएगा, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एडवांस में हमने एक्सपेंसेस पे करे हैं वो एंड एडवांसेस पे इसमें आ जाएंगे। मतलब टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड इक्वल टू टोटल असेट, मतलब टोटल असेट आ जाएंगी। एंड फंडामेंटल ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन क्या है, सोर्स ऑफ द फंड इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड, फंड्स लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इक्वल टू असेट। तो ये एक फॉर्मूला हमने याद रखना है। दिस बैलेंस एंश्योर दैट ऑल फंड राइज बाय द बिजनेस फ्रॉम द इक्विटी डेट और द इंटरनल्स आर अकाउंटेड फॉर इट्स असेट। तो ये द बैलेंस शीट एंश्योर दैट ऑल फंड राइज बाय द, मतलब जितना भी बिजनेस से फंड हमने रेज करा हुआ है, जैसे कि इक्विटी से, डेट से या तो इंटरनल सोर्सेज से, आर अकाउंटेड फॉर इट्स असेट, मतलब वो सब चीज़ें मतलब असेट खरीदने के लिए, तो वो सब यहाँ पे आज मतलब असेट हमने खरीदना है, तो इन सब का फंड का हमने इस्तेमाल करना है। फिर डिफरेंस क्या है ओन फंड एंड ओड फंड पे, तो ओन फंड मतलब रेफर टू द एक्चुअल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स और द शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द रिटेन प्रॉफिट, लाइक इसमें इंक्लूड हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम। तो कौन सी चीज़ें आ जाएंगी ओन फंड में, तो ये एक याद रखना है एमसीक्यू पर्पज से। इसमें क्या नहीं आएगी, बोरोइंग्स, लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स इन सम केसेस इफ नॉट रियलाइजेबल, एंड ओन फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इंटेंजिबल रिसेट। तो ये एक इक्वेशन याद रखना है। फिर ओन फंड मतलब डेफिनेशन, ओन फंड इज अ ब्रॉडर टर्म देन द ओन फंड प्लस अदर इंटरनल सोर्सेज और एडजस्टमेंट. It is used often the banking, insurance and regulatory context it to define the available capital for the risk coverage of the financial strain. ठीक है, जहाँ पे हम समझेंगे कि मतलब जो वो मतलब जो हमने अभी देखा ना ओन फंड से, ये बड़ी टर्म है जहाँ पे सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी. वो तो आ जाएंगी, इंटरनल सोर्स तो आ जाएगा, इसके अलावा हमने बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट से भी सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, जहाँ पे कैपिटल रिस्क, कैपिटल कितना हमने है यूज़ करना है, हमारे रिस्क को कंपनी में जितना भी रिस्क है उसको हम किस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके वो कवर कर सकते हैं. विच इंक्लूड द ओन फंड, अदर आइटम एज पर द रेगुलेटरी नॉर्म्स, जिसमें टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल इन बैंक्स आ जाएंगी. ये टायर 1 एंड टायर 2 में मतलब बहुत सारे आइटम्स डिस्क्लोज करी गई है, ठीक है, तो वो आ जाएंगी. एंड सबऑर्डिनेट डेट्स इन टायर 2 एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, रेवोल्यूशनरी रिजर्व एंड इट मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द अथॉरिटी डिफाइन द ओन फंड. तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी. मेन डिफरेंस देख ले तो डेफिनेशन यही बोलती है कि ओन फंड इज़ कैपिटल ओन बाय द शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर से जो भी कैपिटल आ रहे हैं वो. एंड ब्रॉडर टर्म यही कहती है ओन फंड की कि ओन फंड आ जाएगी इसमें, प्लस रेगुलेटरी एडिशंस आ जाएंगी, जहाँ से हमने बैंक वगैरह से जो चीज़ें ली हुई है वो सब आ जाएंगी. फिर यूज़ कहाँ होगा, जनरल अकाउंटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस में ओन फंड यूज़ होती है, जहाँ पे ओन फंड हो जाएगी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइक द RBI, IR, DIN, SEBI में ये इस्तेमाल होगी. फिर कंपोनेंट्स है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग, तो ये याद रखने हैं, जहाँ पे ये ओन फंड प्लस अदर एडमाइजेबल आइटम्स आ जाएगी, जहाँ पे टायर कैपिटल की बात हम कर रहे हैं. फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ओन फंड में फिक्स कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पे ओन फंड में वेरीज बाय द डेफिनेशन एंड रेगुलेटरी रूल्स. एग्जाम्पल अगर समझे तो इक्विटी कैपिटल, फ्री रिजर्व्स ओन फंड में आ जाएंगी, और ओन फंड में ओन फंड प्लस रिवोल्यूशन रिजर्व एंड सबऑर्डिनेट लोन्स भी आ जाएंगी. ठीक है, तो डिफरेंस थोड़ा अच्छा है, थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा. तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.